नमस्ते बच्चों। गृह प्रबंध हम पढ़ रहे हैं जो कि गृह विज्ञान का द्वितीय पेपर है और इस द्वितीय पेपर में सिलेबस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इसके साथ ही प्रबंध का अर्थ, कॉन्सेप्ट और महत्व के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम प्रारंभ करेंगे प्रबंध प्रक्रिया। प्रबंध प्रक्रिया शुरू करें बच्चों, उसके पहले मैं आपको फिर से गृह प्रबंध की परिभाषा को रिकॉल करवाना चाहूँगी। ग्रॉस एवं कैंडल के अनुसार गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है। बच्चों फिर से याद करिए कि हमने पढ़ा था मानसिक प्रक्रिया क्यों है। मानसिक प्रक्रिया प्रबंध इसलिए है बच्चों क्योंकि प्रबंध प्रक्रिया आगे बढ़ती है निर्णय के द्वारा और प्रबंध प्रक्रिया में हम नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन करते हैं। जब हम निर्णय लेते हैं जिसे कि प्रबंध का हृदय या धुरी कहा जाता है, तो हम कई प्रकार की अपनी मानसिक शक्तियों का, जैसे कि ज्ञान, बुद्धि, तर्क, विश्लेषण, मानसिक योग्यता, दक्षता आदि का उपयोग करते हैं और तब कहीं जा कर के हम कोई निर्णय लेते हैं। और इसी निर्णय प्रक्रिया के दौरान, इसी निर्णय प्रक्रिया से हम अपने पारिवारिक साधनों का, पारिवारिक साधन समझ रहे हैं बच्चों? पारिवारिक साधनों से तात्पर्य है परिवार में उपलब्ध साधनों का, जो कि परिवार अपने पास रखता है, यानी कि परिवार के पास जो साधन उपलब्ध हैं उन साधनों का उपयोग करके नियोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। बच्चों हमने पढ़ा था पहले भी कि हम प्रबंध करते ही इसलिए हैं क्योंकि हमें लक्ष्यों की प्राप्ति करनी होती है। हम मनुष्य हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं और हमें जीने के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है और उसी के लिए हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं और लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। तो ये हमने ग्रॉस एवं कैंडल की गृह प्रबंध की परिभाषा रिकॉल की कि गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग करके नियोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। अब हम बात करेंगे प्रबंध प्रक्रिया की। निकल एवं डॉर्सी के अनुसार पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, अभी हमने यही बात की थी कि कई सारी आवश्यकताएं और कई सारे लक्ष्य होते हैं हमारे, तो उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात परिवार में उपलब्ध साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें नियोजन करना यानी कि बच्चों योजना बनाना, नियंत्रण करना अर्थात जो योजना बनाई उसको कार्य रूप में परिणत करना, साथ ही में उसको समय समय पर चेक करना और समायोजन करना, और मूल्यांकन करना आता है। मूल्यांकन अर्थात हमारी क्रियाविधियों का विश्लेषण करना आता है। इसे हम प्रबंध प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि हम जो ये नियोजन करना, नियंत्रण करना और मूल्यांकन करने का कार्य करते हैं, इसी को हम प्रबंध प्रक्रिया कहते हैं। प्रबंध प्रक्रिया को बच्चों हम इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। आप देखिए सबसे ऊपर है साधन। बच्चों ये आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि बिना साधनों के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए साधन अत्यावश्यक हैं और साधनों के द्वारा ही हम अपने, नीचे देखिए, लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। हमारे लक्ष्य जिन्हें कि हमें प्राप्त करना है, इसके लिए हम साधनों का प्रयोग करते हैं, जो कि पारिवारिक साधन, जिसमें कि मानवीय और अमानवीय दोनों ही प्रकार के साधनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अमानवीय यानी कि भौतिक साधन जैसे कि धन, फर्नीचर, घर, ये सारे साधन, और धन से जो हम क्रय करते हैं वो सारे साधन अमानवीय साधन या भौतिक साधन कहलाते हैं। और मानवीय साधन में क्या आ जाता है? मानवीय साधन में आ जाता है हमारी अपनी शक्ति, हमारा अपना समय, हमारी योग्यता, ज्ञान, कुशलता, दृष्टिकोण आदि हमारे मानवीय साधन हैं। तो इन साधनों का हम नियोजन करते हैं, नियंत्रण करते हैं और मूल्यांकन करते हैं और लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। नियोजन करने में हम योजना बनाते हैं,
तो नियोजन में हम योजना बनाते हैं, जो योजना बनाई उसको कार्य रूप में परिणत हम नियंत्रण में करते हैं। यहीं पर हम समायोजन करते हैं, चेकिंग करते हैं और मूल्यांकन में हम अपने कार्य का विश्लेषण करते हैं और लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। इसी को हम कहते हैं प्रबंध प्रक्रिया। अब आता है बच्चों प्रबंध प्रक्रिया के चरण। बच्चों मुख्यतः अगर देखा जाए तो प्रबंध प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। संगठन को इन्हीं के अंतर्गत हमने अब तक पढ़ा है, लेकिन कई होम साइंटिस्ट ने संगठन को एक अलग चरण के रूप में देखा है। इसलिए यहाँ पर हम 4 चरण पढ़ेंगे प्रबंध प्रक्रिया के, नियोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। और इन 4 चरणों में से गुजर करके प्रबंध की प्रक्रिया पूर्ण होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं नियोजन यानी कि योजना बनाने की, यानी कि प्रबंध प्रक्रिया के प्रथम चरण के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रथम चरण है नियोजन यानी कि योजना बनाना। निकल एवं डॉर्सी ने क्या डेफिनेशन दी है? वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के। वांछित लक्ष्य समझते हैं बच्चों? वांछित लक्ष्य यानी कि वाजिब लक्ष्य, जो लक्ष्य वाकई में आपको पूरा करना है और जिसके लिए कि आप तत्पर हैं। जैसे कि आपने अभी प्रथम वर्ष कला में एडमिशन लिया है, तो ये आपका इस प्रथम वर्ष कला को बहुत अच्छे प्रतिशत के साथ क्लियर करना आपका वांछित लक्ष्य है। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे फिर अवांछित लक्ष्य क्या होता है? अवांछित लक्ष्य होता है जैसे बैठे बैठे इच्छा होना, कोरोना पीरियड चल रहा है और मन में ये इच्छा बना लेना कि हम कहीं घूम आए, कहीं इधर उधर लोगों से मिल आए, तो ये अवांछित लक्ष्य है। वांछित लक्ष्य यानी कि वाजिब लक्ष्य। ठीक है, उस तक पहुंचने के विभिन्न संभावित मार्गों के संबंध में सोचना। विभिन्न संभावित मार्ग समझ रहे हैं बच्चे? एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामान्यतया व्यक्ति के पास 4, 5, 6 कई प्रकार के मार्ग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं कि आपने 12th क्लास क्लियर की, 12th कक्षा आपने पास की, और जब आप आपने पास की तो आपके सामने एक लक्ष्य था कि आपको अपने जीवन में कुछ करना है। ठीक है, अब उस कुछ करने के लिए, जीवन में कुछ बनने के लिए आपके सामने कई सारे संभावित मार्ग होते हैं। जैसे कि पहला मार्ग हम चलो ये मान लेते हैं कि ग्रेजुएशन करना, उसके लिए आपने मीरा गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया है। दूसरा एक मार्ग हो सकता है किसी टेक्निकल लाइन की कोई ट्रेनिंग ले लेना। तीसरा मार्ग हो सकता है अपने घर पर ही बैठ करके अपनी कुशलताओं को, अपनी दक्षताओं को बढ़ाना। फिर एक लक्ष्य हो सकता है आपका, एक मार्ग हो सकता है कि नहीं, पढ़ाई करके आगे बढ़ना है, जीवन में नाम कमाना है। तो कई सारे मार्ग हो गए आपके सामने कि जीवन में नाम कमाने के लिए, कुछ अर्न करने के लिए, इंडिपेंडेंट बनने के लिए आपके सामने कई सारे रास्ते थे। यही होते हैं हमारे संभावित मार्ग। और इनके संबंध में जब आपने सोचा, आपने एक एक मार्ग के संबंध में सोचा और कल्पना में प्रत्येक योजना की समाप्ति तक अनुगमन करना, अर्थात एक एक रास्ते के, एक एक मार्ग के बारे में सोचना और सोच करके एक एक योजना, एक एक मार्ग पर पूरा चलना, योजना की समाप्ति तक चलना, या यूं कहें बच्चों कि लक्ष्य की प्राप्ति तक आप उस मार्ग पर चलते हैं। इसी तरह से जितने संभावित मार्ग, सपोज हम सोचते हैं 5 मार्ग आपके पास थे। ठीक है, 12th पास करने के बाद अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उन 5 मार्गों में से आप क्या करेंगे कि प्रत्येक मार्ग में आप चलेंगे। कहाँ चलेंगे? कल्पना में, अपनी सोच में। ठीक है, और उसको योजना की समाप्ति तक आप चलेंगे, लक्ष्य की प्राप्ति तक आप चलेंगे। जब आप इन 5 मार्गों पर चलेंगे, कल्पना में, है ना, याद रखना कल्पना की हम बात कर रहे हैं, इन 5 मार्गों पर आप चलेंगे और फिर आप क्या करेंगे, आपको जो बेस्ट लगेगा ना, जो आपको लगेगा कि इससे मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकती हूँ और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरे पास साधन भी हैं, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक सही और व्यापक योजना का चुनाव करेंगे, है ना। इसको हम कहते हैं योजना बनाना।
मैं फिर से ये परिभाषा पढ़ रही हूँ, एक एक शब्द का मतलब समझना बच्चों। वांछित लक्ष्य तक पहुँचने के विभिन्न संभावित मार्गों के संबंध में सोचना, कल्पना में प्रत्येक योजना की समाप्ति तक अनुगमन करना। ठीक है, पूरी योजना में चलना, हमने कैसे क्या किया, कब करेंगे, क्या साधन होंगे, किस तरह लक्ष्य तक पहुँच लेंगे, इसको अनुगमन करना कहेंगे। और व्यापक योजना का चुनाव करना ही योजना बनाना है। एक अन्य परिभाषा के अनुसार नियोजन उद्देश्यपूर्ण निर्णयों की श्रृंखला है, यानी कि ऐसे निर्णय जो किसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। बच्चों, सामान्यतया निर्णय हम तभी लेते हैं जबकि हमारे सामने कोई लक्ष्य हो, कोई उद्देश्य हो जिसे हमें पूरा करना होता है। अब आप सोचेंगे दिन प्रतिदिन तो हम कई प्रकार के निर्णय लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ निर्णय बच्चों आदतन होते हैं जो हम आदत से लेते हैं, और कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो कि हम सोच समझ कर लेते हैं। तो जब हम किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सोच समझकर निर्णय लेते हैं और एक के बाद एक निर्णय लेते हैं, यानी कि निर्णयों की श्रृंखला हम बना लेते हैं, ठीक है, जो कि कार्य करने के सर्वोत्तम तरीके और उसके क्रम का निर्धारण करती है, जो हमें ये बताए कि कार्य करने का बेस्ट मेथड कौन सा है, जिससे कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे, और फिर कार्य को हम किस क्रम में करेंगे। इन सब के लिए हमें क्या करना है, निर्णय लेने हैं। और एक के बाद एक जो हम निर्णय लेते चले जाएंगे ना, उसे हम कहेंगे निर्णयों की श्रृंखला और उद्देश्यपूर्ण, क्योंकि निर्णय हमने किसी उद्देश्य प्राप्ति के लिए लिए हैं, इसीलिए वो निर्णय हमारा उद्देश्यपूर्ण निर्णय हो गया। तो इस परिभाषा के अनुसार नियोजन उद्देश्यपूर्ण निर्णयों की श्रृंखला है जो कार्य करने के सर्वोत्तम तरीके एवं उसके क्रम का निर्धारण करती है। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि नियोजन किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं नियोजन के महत्व के बारे में। हम प्लानिंग क्यों करें बच्चों, प्लानिंग का क्या महत्व है या प्लानिंग की क्या आवश्यकता है, इन सारे प्रश्नों के जवाब के लिए हम पढ़ेंगे नियोजन के महत्व के बारे में। सबसे पहला, नियोजन उद्देश्य लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है। योजना क्यों बनाई जाती है, उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु। व्यक्ति बच्चों एक पल भी उद्देश्यहीन या लक्ष्य विहीन नहीं होता है। व्यक्ति के सामने असीमित आवश्यकताएं होती है और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई सारे उद्देश्य, कई सारे लक्ष्य व्यक्ति निर्धारित करता है। और अगर लक्ष्य निर्धारित करेगा तो उन्हें प्राप्त कैसे करेगा, योजना बना करके ही प्राप्त करेगा। तो नियोजन उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है। सेकंड पॉइंट है बच्चों, मनोबल एवं अभिप्रेरणा में वृद्धि हेतु। बच्चों, जब भी कोई कार्य सोच समझ करके बहुत अच्छी तरह से अपनी संपूर्ण मानसिक योग्यता को काम में लेते हुए और सोच समझकर निर्णय लेकर के जब हम कोई कार्य करते हैं तो उससे हमारा मनोबल बढ़ता है, क्योंकि उससे लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती है। और जब हमें लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित लगती है तो हमारा कार्य करने का मनोबल भी बढ़ता है और ये कार्य करने की हमें अभिप्रेरणा मिलती है, क्योंकि योजना के दौरान हमें निश्चित कर लेते हैं कि हम कौन सा कार्य कब, कैसे, किस लिए, किसके द्वारा, कहाँ किया जाएगा, तो हमें कार्य करने की अभिप्रेरणा भी मिलती है। थर्ड पॉइंट है बच्चों, क्रियाओं में मितव्ययता लाने हेतु। बच्चों, कई बार अगर बिना सोचे समझे हम कोई कार्य करते हैं ना, तो उसमें हम कई क्रियाएं ऐसी करते हैं जिसकी आवश्यकता होती ही नहीं है। तो उन क्रियाओं को जब हम सोच समझ करके कार्य करते हैं तो उन क्रियाओं में जो कि हम बेकार ही कर रहे हैं उनमें हम कमी कर सकते हैं, और उनमें कमी करते ही क्रियाओं में मितव्ययता आ गई, और क्रियाओं में मितव्ययता आने से क्या होगा, हमारा समय, धन, शक्ति सभी की बचत होगी और हम अपने अगले लक्ष्य के लिए इस समय, धन, शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। स्पर्धात्मक शक्ति में सुधार करने हेतु।
स्पर्धात्मक शक्ति समझ रहे हैं बच्चों? हमारे सामने कई सारे लक्ष्य होते हैं, कई सारे उद्देश्य होते हैं जिनकी पूर्ति के लिए हम योजना बनाते हैं और योजना में संभावित मार्गों में हम स्पर्धा करते हैं और देखते हैं कि कौन सा मार्ग बेस्ट मार्ग है हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो इससे क्या होता है, जो हमारे विभिन्न मार्ग हैं उसमें स्पर्धात्मक शक्ति होती है। हम ये चुनाव करते हैं कि कौन सा रास्ता हमारे लिए बेस्ट है। तो उसमें हम सुधार करते हैं योजना के दौरान और हम आगे की ओर चलते हैं एक बेस्ट योजना का चुनाव करते हुए। उपलब्ध साधनों के अधिकतम उपयोग हेतु जब बच्चों हम योजना बनाते हैं ना, तो योजना बनाने के दौरान हम ये सोचते हैं कि हमारे पास कौन कौन से साधन हैं और एक साधन कितने कार्यों में प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी कि जो साधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनका अधिकतम उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, ये योजना के द्वारा ही ये चीज़ उभर करके सामने आती है। क्योंकि साधनों का विश्लेषण भी होता है और साधनों के संपूर्ण उपयोग के बारे में जानकारी भी हमें उसी दौरान प्राप्त होती है जबकि हम योजना बनाते हैं। इसलिए उपलब्ध साधनों के अधिकतम उपयोग का हमें पता चलता है जबकि हम योजना बनाते हैं। राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए योजना बनाना ज़रूरी है। बच्चों, आपने लक्ष्य प्राप्ति की, एक परिवार समृद्ध बना, परिवार से समाज समृद्ध बनता है और समाज से राष्ट्र समृद्ध बनता है। और क्योंकि हमने जैसे बात पहले भी कर ली है कि ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, प्रबंध सभी जगह सभी क्षेत्रों में, परिवार से लेकर के बड़े से बड़ा क्षेत्र, देश को चलाने के लिए भी बच्चों योजना बनाने की आवश्यकता होती है। तो जहाँ सही और उपयुक्त योजना बनती है तो राष्ट्र समृद्धि की ओर बढ़ता है। नियोजन करने से उतावले निर्णय पर रोक लग जाती है। बिल्कुल सही बात है बच्चों। जल्दबाजी में निर्णय लेकर के जल्दबाजी में कोई भी कार्य कर लेना और फिर पता चले कि हमें तो लक्ष्य तक हम पहुँचे ही नहीं, लक्ष्य से हम अभी दूर हैं, तो इस प्रकार के उतावले निर्णय जो कि हमें लक्ष्य तक पहुँचने में बाधित होते हैं, उन निर्णयों को योजना के द्वारा रोका जा सकता है। क्योंकि जब योजना बनाई जाती है तो कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, किसके द्वारा, कहाँ पर आदि प्रश्नों के उत्तर योजना के दौरान खोज लिए जाते हैं। तो उतावले निर्णय की आवश्यकता ही नहीं रहती और उतावले निर्णय पर रोक लगने से हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। विभिन्न कार्यों में एकता एवं समन्वय स्थापित करने हेतु बच्चों, क्योंकि हम सारी बातें सोच चुके हैं योजना के दौरान, सभी कुछ हमारे दिमाग में पिक्चर की तरह कल्पना में हम अनुगमन कर चुके हैं, सोच चुके हैं, एक एक चीज़ के बारे में गहन अध्ययन कर चुके होते हैं। तो किन कार्यों को किस तरह से समन्वित करना है, कि कहाँ उनको क्रमबद्ध करके उनमें एकता लानी है जिससे कि लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ जा सके, ये योजना के द्वारा ही संभव हो पाता है। भावी अनिश्चितता एवं परिवर्तनों का सामना करने के लिए बच्चों, जब हमने अभी प्रबंध प्रक्रिया में नियोजन की परिभाषा पढ़ी तो हमने ये पढ़ा कि हम कल्पना में अनुगमन करते हैं विभिन्न संभावित मार्गों को लेकर के। ठीक है, संभावित हम क्यों कह रहे हैं? संभावित हम इसलिए कह रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये मार्ग सही है या नहीं है, तो कई मार्गों के बारे में हम सोचते हैं और फिर हम एक उपयुक्त मार्ग चुनते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों, हमें नहीं पता भावी जो वक्त है वो कैसा है, वो अनिश्चित है। तो उस अनिश्चित वक्त को पहले से हम सोच लेते हैं अपनी कल्पना में, और उसमें जहाँ आवश्यकता है वहाँ हम परिवर्तन कर लेते हैं। और अगर ये स्थिति उत्पन्न हो गई तो क्या करेंगे, वो हो गया तो क्या करेंगे, इन सारे प्रश्नों का समाधान हम पहले ही सोच करके रखते हैं जबकि हम योजना बनाते हैं। जैसे बच्चों, अगर एक विवाह की तैयारी की जा रही है और अगर हमें पता है कि मौसम बारिश का है, तो ये नहीं कह पाएंगे हम कि उस दिन बारिश होगी या नहीं होगी, लेकिन अगर आप सोच समझ करके आगे चलते हैं, भावी अनिश्चितता है, बारिश होगी या नहीं होगी, लेकिन उस समय अगर कोई परिवर्तन करना पड़ा तो आप उसके लिए पहले से तैयार होंगे।
तो योजना बनाने से हम आने वाली अनिश्चितताओं का सामना आसानी से कर सकते हैं और उसमें आवश्यकता पड़ने पर जो परिवर्तन करने हैं वो भी हम कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने प्रबंध प्रक्रिया क्या है, प्रबंध प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं, नियोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन, इसके बारे में पढ़ा और साथ ही हमने नियोजन क्या है, नियोजन की परिभाषा और नियोजन के महत्व के बारे में भी समझा। थैंक यू बच्चों।